Hello students, today we are going to study a very important topic, function. It is the backbone of calculus. Not only calculus, it is quite essential for whole mathematics. If you know the concept of function very well, then 30% of the mathematics application becomes clear. And गलत बात यह है कि स्टूडेंट तो इस टॉपिक से नाम से ही डरते हैं, है ना। जैसे फंक्शन का नाम आ गया क्वेश्चन में, वो धराशायी हो जाते हैं. बट देर इज नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ. आई होप यू विल लिसन केयरफुली. सपोज x and y are two variables, मतलब two different types of quantity. ठीक है. सपोज y depends upon x by certain rule. Let y is equal to x स्क्वायर आ गया, एक रूल हो गया भाई. कोई भी रूल से दोनों कनेक्ट हो सकते हैं. y इज इक्वल x स्क्वायर हो गया, y इज इक्वल टू रूट x हो गया, y इज इक्वल टू x प्लस 1/7 आ गया. तो इस तरह से हम बोलेंगे कि y x का फंक्शन है. तो अलग अलग ये भी अगर ऐसा हो गया तो भी y का x का फंक्शन हो गया, y रूट x हो गया तो भी y x का फंक्शन हो गया, ये हो गया तो भी y x का फंक्शन हो गया. तो इस तरह से अगर y x पे डिपेंड कर रहा है तो हम बोलेंगे y x का फंक्शन है. जिसे मान लो सर्कल है, आप सर्कल का एरिया बताओ. ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस पे. ठीक है, तो रेडियस वेरिएबल क्वांटिटी है क्योंकि अलग अलग सर्कल का रेडियस अलग अलग होगा. तो अकॉर्डिंग टू दैट एरिया भी तो वेरिएबल हो जाएगा. फिर अब बताओ एरिया कितना होगा? एरिया और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, क्या एक्सप्रेशन होता है? तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो एरिया डिपेंड्स अपॉन रेडियस बाय दिस रूल. हम क्या बोलेंगे? एरिया इज ए फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस. सिमिलरली एक 3D ऑब्जेक्ट लेते हैं, स्फीयर, फुटबॉल जैसा. अब उसका वॉल्यूम बताओ, किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस पे डिपेंड करेगा. तो उसका वॉल्यूम होता कितना है? वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. समझ गया? क्लियर है? तो इसका मतलब वॉल्यूम और रेडियस में ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया. अगर आप रेडियस का वैल्यू पुट करोगे अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम मिल जाएगा. तो इस तरह से हम बोलेंगे वॉल्यूम क्या है? रेडियस का फंक्शन है. इस तरह से. तो जब भी एक क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? भाई जो ये दूसरे का फंक्शन है. कोई डाउट? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऊपर, वर्टिकली आप फेंक देते हैं, तो किसी स्पीड से मान लो फेंक दिया हमने 10 मीटर पर सेकंड से. अब हम इसका देखा जाए तो अर्थ से कितना हाइट पे होगा किसी भी टाइम पे, तो किसका फंक्शन होगा? टाइम का फंक्शन होगा. टाइम पे डिपेंड करेगा. तो जो हाइट होगा किसी भी टाइम पर, जब हाइट बनेगा अर्थ सरफेस से, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? टाइम पे डिपेंड करेगा. तो हम क्या बोलेंगे? भाई हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है. तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि अगर एक क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड कर रहा है बाय सर्टेन रूल, तो हम बोलेंगे ये दूसरे का फंक्शन है. तो कोई डाउट है? डरने की जरूरत है क्या इसमें? ठीक है. अब एग्जाम्पल, अब हम लोग फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे पढ़ते हैं हम लोग, कैसे स्टडी करते हैं. तो जैसे आपने रिलेशन में देखा था, ठीक वैसे ही कुछ फंक्शन में भी हम लोग काम करेंगे. क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा कि आपका जो फंक्शन है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है. ठीक है. हाँ, बट देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, वो हम लोग सीखेंगे बाद में. ठीक है. जैसे हम लोग रिलेशन में कैसे करते हैं, तो एक जो अभी एग्जांपल ले लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ रेडियस, है ना. ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. जिससे इस फंक्शन को भी दिखाना है तो मैं क्या करूंगा? तो एक सेट लूंगा जिसमें केवल रेडियस का वैल्यूज होंगे. रेडियस का डिफरेंट वैल्यू जो भी होंगे, मान लो उसको एक सेट में रख दिया, अलग अलग वैल्यू 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, इस तरह से रख दिया. इन्फिनिट वैल्यू पॉसिबल है रेडियस का. और वैसे एरिया का भी वैल्यू इन्फिनिट पॉसिबल है ना. तो हमने यहां पे रख दिया वैल्यू. ठीक है. और बहुत सारा पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे रख दिया. जैसे हमने पाई रख दिया, 4 पाई रख दिया, 3 पाई रख दिया, 9 पाई रख दिया, ऐसे बहुत सारा वैल्यू रख दिया हमने, है ना. और निगेटिव वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है. पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव कुछ भी पुट कर सकते हैं. अब हम डिफाइन करेंगे
इसके बीच में ये है आपका रेडियस का डिफरेंट वैल्यूज और ये एरिया का डिफरेंट वैल्यूज। अब ये क्या करेगा रूल, एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो क्या करेगा ये 1 को कनेक्ट कर देगा पाई से, 2 कनेक्ट कर देगा क्योंकि 2 पे क्या वैल्यू मिलेगा भाई, पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 पाई, तो ये 2 कनेक्ट कर देगा 4 पाई से, 3 को कनेक्ट कर देगा 9 पाई से, इस तरह से। तो क्या हो गया, हम बोलेंगे भाई एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। कोई डाउट, समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं फंक्शन का डेफिनेशन पे, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग फंक्शन को स्टडी करते हैं। अब फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब अगर आपका ए बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, अब आते हैं डेफिनेशन पे। अगर आपका ए और बी दो नॉन एम्प्टी if A and B are two non-empty sets A B, ध्यान से देखिएगा, क्लियर। इफ देर एग्जिस्ट ए रूल F, रूल का नाम में क्या लिखा, रूल F है। इफ देर एग्जिस्ट ए रूल F विच असाइन या विच एसोसिएट्स each element of set A to a unique element of set B। देखो यहां तो कंडीशन बता रहा हूं, ध्यान सुनेंगे आप। इफ देर एग्जिस्ट ए रूल F, ठीक है, which associates or connects or assign each element of set A to a unique element of set B, then this rule is called function। समझ गए, कोई डाउट है क्या। जैसे मान लो हमने सेट ए में रखा 1 2 3 4 5, अब सेट बी में रख दिया ए बी सी डी ई एफ। सपोज ए में ये ए 1 to 5 एलिमेंट्स है और बी में ए to F एलिमेंट्स है, ठीक है। अब क्या हमने बताया कि अगर F रूल ऐसा है कि वो सेट ए के हर एलिमेंट को, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, जैसे 1 को कनेक्ट कर दिया मान लो ए से, एसोसिएट कराया ए से, या 1 पे वैल्यू असाइन किया ए, ठीक है, 2 को असाइन किया वैल्यू बी, 3 को असाइन किया वैल्यू सी, 4 को कर दिया ई, 5 को कर दिया डी, क्लियर है। तो यहां पे क्या हो रहा है, एफ असाइन कर रहा है वैल्यू, नहीं, एफ एसोसिएट करा रहा है सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ। अब हर एलिमेंट को वैल्यू असाइन करना होगा, ठीक है, सेट ए का हर एलिमेंट को वैल्यू असाइन करना होगा। अब सेट बी का एलिमेंट खाली भी रह सकता है, इसमें कंडीशन नहीं है, कंडीशन है सेट ए के एलिमेंट के साथ। मैं इसका डेफिनेशन वाला पेज आपको दिखाऊंगा बाद में। तो सेट ए का हर एलिमेंट को वैल्यू असाइन होना चाहिए सेट बी का एलिमेंट्स। वैल्यू असाइन कर रहा है, देख रहे हैं आप, ए का हर एलिमेंट यहां वैल्यू असाइन हो रहा है, कनेक्ट हो रहे हैं, और बी का यूनिक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएशन करा रहा है। जैसे आप देखो 1 को केवल ए के साथ कर रहा है, 1 किसी और के साथ एसोसिएशन नहीं हो रहा है। 2 का एसोसिएशन केवल बी के साथ है, 2 का किसी और के साथ नहीं है, 3 का सी के साथ है, 4 का डी के साथ है, 5 का डी के साथ है। समझ में आ गया। तो हम बोलेंगे भाई ये रूल एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। समझ में आ गया, कोई डाउट। अब रिलेशन में क्या था, रिलेशन में यहां पे कोई कंडीशन नहीं था कि ए का हर एलिमेंट का एसोसिएशन कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा कोई वहां पे कंडीशन नहीं था, और यूनिक होना चाहिए ऐसा भी कोई कंडीशन नहीं था। क्लियर है। तो हम आगे पेज में देखते हैं इसको और एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक पहले रिजल्ट अब देख लें कि अगर आपका फंक्शन f क्या कर रहा है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, तो मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं, मैथमेटिकली वी राइट f, ऐसा लिख देते हैं, f के बाद कॉलन लगाया, कॉलन है, उसके बाद सेट a और यहां पे एरो दे दिया सेट b। तो इसको हम लोग, या इसको एक और सिंबल है, ऐसा लिख दिया, ए के बाद एरो, उस एरो के ऊपर एफ लिख दिया। फंक्शन एफ क्या है, फंक्शन का नाम है,
समझ में आ गया? तो इसको हम लोग लिखा, तो इसको पढ़ते क्या है, तो पढ़ते हम लोग एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है? क्या पढ़ते हैं हम लोग? एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या इसको दूसरा पढ़ते हम लोग एफ मैप्स ए टू बी। अब ये बताओ कि मैप का मतलब क्या होता है? मैप का मतलब वैल्यू असाइन करना, क्योंकि एफ मैप्स क्या करते हैं, एफ फंक्शन के ए के सेट के वैल्यू को, ए सेट के एलिमेंट को असाइन करता है द एलिमेंट्स ऑफ बी। समझ गए? कोई डाउट? तो अब आप एक पेज पढ़ो, ठीक है? अब जो हमने अब तक बताया उसको एक बार पढ़ लीजिए आप, ठीक है? 2 मिनट पढ़ो आप। पढ़ लिए? तो देखिए, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग भी है। तो हमने मैंने बताया मैपिंग का मतलब, मैप का मतलब टू वैल्यू, टू असाइन द वैल्यू, क्योंकि क्या करता है फंक्शन, ए के सेट के एलिमेंट्स को वैल्यू असाइन करता है टू द एलिमेंट्स ऑफ बी, वैल्यू असाइन करता है, वी के एलिमेंट्स असाइन करते हैं ए के एलिमेंट्स को, तो इसलिए इसका नाम है मैपिंग भी है। तो देख लीजिए आप, if A and B are two non-empty sets, if there exists a rule F which associates or assign each element of set A to unique element set B, then such a rule F is called function। तो समझ में आ गया आपको? कोई डाउट है? आगे बढ़े, ठीक है? और हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा फंक्शन है। देखिए, आप सेट ए लिया हमने, सेट बी लिया, यहाँ पे रखा 1 2 3, यहाँ पे रख दिया 1 2 3 4 5। चलो, वर्ड को हमने 1 से कनेक्ट कर दिया, फंक्शन ने कनेक्ट कर दिया, 2 को 3 असाइन कर दिया, 3 को भी 3 असाइन कर दिया। अब बताओ क्या ये फंक्शन है? ठीक है, तो 1 को 1 असाइन किया, 2 को 3 असाइन किया और 3 को 3 असाइन कर दिया। अब बताओ ये फंक्शन है क्या? ठीक है, आपको देखो थोड़ा ध्यान से, मैंने इसका नाम ने F1 रख दिया, एक और ले लिया। आपको सोचना है कि ये फंक्शन है या नहीं, जो फंक्शन कंडीशन जो बताया वो है कि नहीं। इसका नाम F2 लिख दिया, ये फंक्शन F3 नाम दे दिया, चलो नाम दे दिया F3, देखना है कि फंक्शन है कि नहीं। F4, अब देखो, आपको बताना है इसमें कौन सा फंक्शन है। तो देखिए, F1 फंक्शन है क्या? अब हम देखते हैं, कंडीशन पे ध्यान देते हैं। हमने क्या कंडीशन बताया कि जो फंक्शन कब होगा, अगर वो सेट ए का हर एलिमेंट को वैल्यू असाइन करता है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि ए का हर एलिमेंट को वैल्यू असाइन होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो 1 को 1 असाइन हो गया, 2 को 3 असाइन हो गया, 3 को 3 असाइन हो गया, तो सेट ए का हर एलिमेंट को वैल्यू असाइन हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन इज ओवर। और दूसरा कंडीशन क्या है? यूनिक एलिमेंट असाइन होना चाहिए। अब बताइए, 1 को वैल्यू क्या असाइन हो रहा है? केवल 1 हो रहा है, ठीक है। 2 को वैल्यू केवल 3 असाइन हो रहा है, कोई और असाइन हो रहा है क्या? नहीं। 3 को केवल 3 असाइन हो रहा है, 3 के अलावा कोई वैल्यू और असाइन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है। अब यहां पे देखिए, इस F2 में क्या हो रहा है
कि आपका फर्स्ट कंडीशन ही गड़बड़ हो रहा है कि यहाँ पे 3 को वैल्यू असाइन ही नहीं हो रहा है। तो ए का एक एलिमेंट जो है वो बिना कनेक्शन के रह गया, इसका एसोसिएशन विद द एलिमेंट्स ऑफ बी नहीं हुआ, इसलिए आपका ये फंक्शन नहीं है। फर्स्ट कंडीशन ही गलत हो गया यहाँ पे। और इसमें क्या है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका हर एलिमेंट को वैल्यू असाइन हो रहा है और 1 को केवल 2 असाइन हुआ है, 1 को कोई और वैल्यू असाइन हो नहीं हुआ है। तो 2 को केवल 2 है असाइन हो रहा है, कोई और वैल्यू और असाइन नहीं हो रहा है। 3 को केवल 2 असाइन हो रहा है, कोई और नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी फंक्शन है। समझ रहे हैं? अब आते हैं हम लोग इसमें क्या गड़बड़ है, क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो 1 का 2 असाइन हो गया, 2 को भी असाइन हो गया, 3 को भी असाइन हो गया, लेकिन यहाँ पे गलत क्या है कि 3 को 2 वैल्यू असाइन हो रहा है। 3 का एसोसिएशन 2 एलिमेंट से हो रहा है। तो यहाँ पे यूनिकनेस खत्म हो गया कि कोई भी एलिमेंट को केवल एक ही वैल्यू असाइन होना चाहिए, यहाँ 2 वैल्यू असाइन हो गया, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अदरवाइज बाकी दूसरा कोई फर्स्ट कंडीशन सही था, लेकिन यहाँ पे दूसरा कंडीशन फेल हो गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। F4 इज नॉट ए फंक्शन। समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान से देखो कि मान लो अगर f फंक्शन है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, f फंक्शन है, इनसे दो सेट के बीच में f फंक्शन है और x को वैल्यू y असाइन हो रहा है। क्या हो रहा है? x को वैल्यू y असाइन कर रहा है। f फंक्शन ने क्या किया, सेट a का एलिमेंट x को y जो कि सेट b का एलिमेंट है वैल्यू असाइन कर रहा है। f असाइन x टू y, x को y असाइन हो रहा है, तो हम बोलेंगे y x का क्या है, इमेज है। y x का इमेज है। क्या बोलेंगे? y x का इमेज है, या y इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x, y इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x। या और अगर अच्छे से बोला जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, y इज द इमेज ऑफ फंक्शन f एट x। समझिए? और अच्छे से बोलेंगे तो y इज इमेज ऑफ x अंडर f, y इज इमेज ऑफ x अंडर f। समझ गए? y इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x। कोई दिक्कत? और x को बोलेंगे कि y का ये प्री इमेज है, x इज द प्री इमेज ऑफ y अंडर f, x इज द प्री इमेज ऑफ y अंडर x। और इनको हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट से y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, है ना, ये हम लोग कैसे लिखते हैं। तो देखो ये एक ऐसा मेथड हो गया लिखने का कि एक तो f आ गया फंक्शन का नाम, है ना, उस फंक्शन का इमेज कहां पर, x पर, x हो गया ब्रैकेट के अंदर, तो उस नंबर पे वैल्यू, f फंक्शन का उस नंबर पे वैल्यू कितना है, तो y है, या x का इमेज f फंक्शन का x पर इमेज y है। समझ में आ गया? और x को प्री इमेज बोलते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो अब अगर इस तरह से हम डिफाइन करेंगे तो हमें कंडीशन क्या मिलेगा कि a का हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, a का हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और किसी एक एलिमेंट का इमेज एक ही होना चाहिए। तो ये फंक्शन के कंडीशन हो जाएंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यही कंडीशन रिलेशन में नहीं था। हाँ, अगर आप देखा जाए तो इसमें रिलेशन कौन है, तो इसमें सभी रिलेशन है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन फंक्शन में 2 कंडीशन है, जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही फंक्शन हो पाएगा। ठीक है? अब आप देखें, अभी जो हमने आपको बताया, ठीक है, उसको आप देख लीजिए। If function f assign limit x to y, then y is called f image of x या image of x under f, or value of function f at x, and x is called pre-image of y under f। ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए फंक्शन f है, तो a को 1 असाइन हो रहा है, b को 3 असाइन हो रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम बोलेंगे f of a is 1, f of b is 3, f of c is 4,
एफ ऑफ डी इज 5। तो ये सब क्या हो गया, 1 3 4 5, ये इमेज हो गए ABCD का। ठीक है, अब इस मेथड को बोलते हैं, इस तरह से इस फंक्शन को एक्सप्रेस करने को बोलते हैं एरो डायग्राम मेथड। क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम मेथड। समझ गए, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे, अब इसी को दूसरे मेथड से हम लोग लिखते हैं, इसको दूसरे मेथड से जिसे हमने रिलेशन में लिखा था वैसे इसको लिखता हूं यहाँ पे। आप लिखिए एज अ फंक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, रोस्टर फॉर्म है ना, रोस्टर फॉर्म ऑफ एफ। अब इसी फंक्शन का आप लिखिए रोस्टर फॉर्म, ये अनदर मेथड हो गया टू एक्सप्रेस द फंक्शन, टू डिफाइन द फंक्शन। ठीक है, आप लिखिए रोस्टर फॉर्म, तो हम लोग क्या लिख करेंगे, जैसे रिलेशन में लिखा था हमने सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में, तो वैसे लिखा जाएगा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में। तो यहां पे ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट होते हैं, 2 नंबर होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट होगा आपका, फर्स्ट एलिमेंट होगा क्या, प्री इमेज। अच्छा एक चीज और आप देखिए, तो उसमें हम ऐसे भी बोल सकते हैं भाई x क्या है, इनपुट है फंक्शन का। जैसे मान लो f कोई मशीन है, f क्या है, कोई मशीन है ना, मशीन का नाम हो गया f, उसका इनपुट है x और आउटपुट है y। y क्या है, आउटपुट है। तो हम बोलेंगे कि y कैसे मिला भाई, फंक्शन में गया और फंक्शन ने उस पर वैल्यू दिया y, फंक्शन का इमेज मिला y, तो इसका मतलब y एक्चुअल में क्या होगा, f ऑफ x होगा। समझ गए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा हमारा इनपुट होगा और यानी प्री इमेज होगा, और सेकेंड एलिमेंट इमेज होगा यानी आउटपुट होगा। तो आप देखिए ए पे कितना वैल्यू असाइन हुआ है, 1, तो a, 1 हो जाएगा। दूसरा ऑर्डर पेयर में क्या होगा, इनपुट क्या है b, आउटपुट क्या है 3, b, 3 आ गया। फिर क्या हो जाएगा c, आउटपुट क्या मिला 4, d इनपुट है, आउटपुट क्या मिला 5, सॉरी। तो इस तरह से रोस्टर फॉर्म हो गया, कोई डाउट है? ठीक है, तो इस तरह ये फंक्शन को एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका हुआ। और एक तरीका और देखेंगे हम लोग, जिसको हम लोग ग्राफ बोलते हैं, है ना, उससे भी फंक्शन एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, जो कि हमने देखा कि भाई फंक्शन, जैसे रिलेशन बताया था, रिलेशन अच्छा ये क्या बोल सकते हैं भाई, ये क्या है, जैसे रिलेशन में था a क्रॉस b का सबसेट होता है, तो वैसे यह भी यहाँ फंक्शन भी क्या होगा, a क्रॉस b का सबसेट होगा। कोई डाउट है यहाँ पे? क्लियर हो गया? ठीक है, अगर हम लोग फंक्शन को डिफाइन करना चाहें इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशन डिफाइन क्या क्या होगा, तो ऐसा रिलेशन जो सेट ए के इस एलिमेंट को कनेक्ट कर दे विद द यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, तो वो रिलेशन हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, वो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, याद रखें। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, अब यहां पे 2 टाइप हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एक टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप में जब स्टेटमेंट ये गिवन रहे f(a to b), अगर ये गिवन रहे तब कैसा होगा, और जब ये ना गिवन रहे तब क्या होगा। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट को आप क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बोलते हैं, वैसे हम लोग इसको बोलेंगे इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट। आपने फंक्शन का इंट्रोड्यूस किया, कैसे किया भाई, कि f फंक्शन का नाम है, हाँ, और कहां से है, a to b में है फंक्शन, a to b में फंक्शन है, ये फंक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया। हमने बता दिया कि f है नाम फंक्शन का एंड a to b में है। क्लियर है? तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। तो जब अगर ये दिया जाए तो डोमेन सीधा लिख दो आप आंख बंद करके, इस a, डोमेन इज a, एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन CF सिंबल हो गया b।
रेंज ऑफ फंक्शन सिंबल आर एफ बोलेंगे, आर रेंज के लिए है और एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन, एफ फंक्शन। तो का रेंज, अब रेंज का क्या मतलब होगा, सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ फंक्शन या सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फंक्शन, समझ गए, रेंज है। तो रेंज को हम लोग ऐसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, इट इज द सेट ऑफ एलिमेंट एफ एक्स सच दैट एक्स कहां पे है, सेट ए का एलिमेंट है। या इसको बोला जाए तो एफ ऑफ ए, देखो एफ के अंदर हम लोग कंप्लीट सेट पुट कर रहे हैं, सेट ए, तो जो वैल्यू निकल के आएगा, जितना भी अलग अलग वैल्यूज जो होंगे इमेज का, वो सेट जो बनेगा उसको रेंज बोल देंगे। तो ऐसा भी रेंज को लिख सकते हैं नोटेशन में। और ऑब्वियस बात है कि रेंज जैसे रिलेशन में भी था, यहां भी होगा, कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। हम डिफाइन करते हैं रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो देखो अगर फंक्शन का रेंज, अगर फंक्शन का रेंज सेट ऑफ रियल नंबर आता है यानी कैपिटल आर, या इसका कोई सबसेट आता है, इसका कोई सबसेट आता है रेंज, तो हम बोलेंगे इट इज द रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि रेंज में तो वैल्यूज आते हैं फंक्शन का और सारे के सारे वैल्यूज रियल नंबर आ रहे हैं, तो दैट इज रियल वैल्यूड फंक्शन, समझ गए। अब रियल फंक्शन क्या होगा, अगर फंक्शन का रेंज और डोमेन दोनों, रेंज और डोमेन दोनों, अगर सेट ऑफ रियल नंबर आते हैं, आर आता है, या इसका कोई सबसेट आता है, तो हम बोलेंगे इट इज रियल फंक्शन, समझ गए, क्योंकि हम लोग, ठीक है, ये रियल फंक्शन समझोगे, ठीक है, तो रियल फंक्शन ही हमें पढ़ना है। अब हम टाइप 2 पे आते हैं। अब टाइप 2 में क्या है, जब स्टेटमेंट गिवन ना हो, एफ फ्रॉम ए टू बी ये स्टेटमेंट गिवन ना हो, केवल एक्सप्रेशन लिख दिया जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लाइक दैट, तो उस केस में डोमेन का क्या मतलब होगा, तो इन दैट केस डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन का मतलब होगा सेट ऑफ दोज रियल नंबर्स, सेट ऑफ दोज रियल नंबर्स, क्योंकि हम लोग रियल फंक्शन पढ़ते हैं, तो हमें उन एक्स, सेट ऑफ वो रियल नंबर्स एक्स हम लेंगे जिस पे फंक्शन की वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स पुट करने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू निकल के आए, दैट इज रियल नंबर। सुन लीजिए, सेट ऑफ दोज रियल नंबर्स एंड विच वैल्यू ऑफ फंक्शन या इमेज इज रियल नंबर, तो दैट इज द डोमेन, समझे। यानी अब हम बोल सकते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये डोमेन हो जाएगा। एंड कोडोमेन, इन दैट केस कोडोमेन हम लोग आर मान लेंगे, कोडोमेन को आर मान लेंगे, क्योंकि हम रियल फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग आर से आगे जाना ही नहीं है। कोडोमेन आर हो जाएगा, डोमेन वही एक्स लेंगे जिसपे फंक्शन की वैल्यू रियल आए, और रेंज क्या लेंगे, तो रेंज को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेंज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी इन द डोमेन, है ना, जो भी एक्स के डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज हैं उस पे जो वैल्यू निकल के आएगा रेंज, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज आप बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फंक्शन, ठीक है। आप इसी को आप एक देख लीजिए यहाँ पे, आप नोट कर सकते हैं इसको, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एफ एक्स लिखा, अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, क्वेश्चन लिखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डोमेन, कोडोमेन, range of following functions, ठीक है। तो फर्स्ट
f from -1 0 1 to 0 1 2 3, ठीक है, एंड डिफाइंड बाय, देखो एक डेफिनेशन आ रहा है डिफाइंड बाय, इसका मतलब वो डेफिनेशन ही जो हम लोग बताया था, इसका मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिससे हमें वैल्यू मिल जाए, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें बताना है इसका डोमेन रेंज, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए पहले इसी फंक्शन इसी क्वेश्चन को कर लिया जाए। तो जैसे आपको स्टेटमेंट दे दिया तो सीधा क्या बोलोगे, डोमेन इज इक्वल टू सेट ए -1 0 1, कोडोमेन इज सेट बी 0 1 2 3, और रेंज क्या होगा, तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होंगी। तो डोमेन की सभी इनपुट पे वैल्यू निकालो, -1 पे बताओ वैल्यू कितना होगा। तो भाई फंक्शन की वैल्यू कैसे नहीं मिलता है, f ऑफ x क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो -1 पे कितना मिलेगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 0 1 पे, ठीक है, 0 पे कितना मिलेगा, 0 का स्क्वायर यानी 0 हो गया, और 1 पे कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से जो रेंज होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 इमेज है, 0 इमेज है, फिर 1 इमेज है, तो 1 है 0 1 तो हमने ये ले लिया, तो एक ही बार लिखेंगे 1,0, ये क्या हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट, तो ये रेंज हो गया, सब समझ में आ गया आपको। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, f फ्रॉम -1 to 1 to r डिफाइंड बाय, एक्सप्रेशन हम सेम ही ले रहे हैं, और चेंज कर रहे हैं हल्का सा, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें बताना इसका डोमेन रेंज, कोडोमेन। तो देखिए अब बताइए डोमेन क्या हो गया, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -1 to 1, रेंज इस फंक्शन कितने हो जाएंगे, अच्छा रेंज तो निकाल, कोडोमेन पहले बता दो, चलो कितना हो गया, और अब रेंज कैसे निकालोगे। तो देखो आपका जो डोमेन है -1 to 1 यानी ऑल रियल नंबर बिटवीन -1 and 1 इंक्लूडिंग -1 and 1 ऑल्सो। तो ऐसे कंटिन्यूस रियल नंबर्स है, पहले क्या था डिस्क्रीट वैल्यू था -1 0 1, अब यहाँ कंटिन्यूस वैल्यूज है, तो ऐसे केस में रेंज कैसे निकालेंगे, दैट विल बिकम डिफिकल्ट, है ना। देन द फर्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखो कि x आपका क्या है, -1 to 1, ऐसा आप बहुत पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर क्या होगा, अब ऐसे नंबर का स्क्वायर करो क्या, कहां से कहां तक जाएगा, अब यहां तक पहुंचो x स्क्वायर प्लस 1 तक कैसे होगा, तो जब भी निगेटिव से पॉजिटिव होते हैं तो स्क्वायर करने पे मिनिमम जाता है 0, और मैक्सिमम क्या होगा, इन दोनों में इसका स्क्वायर ज्यादा आ जाए 1, क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1, उसमें 1 ऐड कर दो, तो यही हो गया फंक्शन की वैल्यू, है ना। तो इसका रेंज क्या बोलेंगे हम लोग, फिर हम रेंज बोलेंगे 1 to 2, रेंज हो गया। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा इसका बताओ कि सेकेंड क्वेश्चन में ग्राफ निकालो उसका, सेकेंड क्वेश्चन में ऑल्सो फाइंड ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ का मतलब हो गया टू प्लॉट all the points, वो कैसे पॉइंट, x कोऑर्डिनेट होगा x इनपुट और y कोऑर्डिनेट बनेगा आउटपुट, यानी y इज इक्वल टू fx को ड्रॉ करना, ठीक है।
इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो अपने आप ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इनपुट आपका एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा और आउटपुट फंक्शन का वाई कोऑर्डिनेट बनेगा, यानी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को प्लॉट करना है। यानी अभी जो आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे रखिए इसका ग्राफ ना ये इन द गिवन इंटरवल। तो आप देखिए इसका ग्राफ तो आपको आता है होगा। तो देखो -1 से 1 तक हमें जानना है ना। यहाँ पे 0 है, तो 0 पे कितना वैल्यू मिलेगा, 1 मिलेगा। -1 पे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। चलिए ये 2 है, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यह पॉइंट हो गया। 1 पे कितना, 2। तो इस तरह से अब एक्चुअल में -1 से 0 के बीच में इनफिनिट नंबर्स हैं। अब सब पे वैल्यू निकालना तो बड़ा मुश्किल काम है। अब थोड़ा सा एक और चेक कर लो, चलो 1/2 ले लो। -1/2 पे कितना मिलेगा, -1/2 का स्क्वायर प्लस 1, 5/4, यानी 1/4 ऐसा हो जाएगा। फिर वैसे हाफ पे भी इतने ही वैल्यू हो जाएंगे। तो इस तरह देखेंगे, इसको सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए आपका ग्राफ मिल जाएगा। इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब ग्राफिकल तरीका भी होता है टू फाइंड द रेंज या डोमेन, दोनों अब देख सकते हैं। तो डोमेन का मतलब यहाँ पे क्या, ग्राफ से यूजिंग ग्राफ डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ग्राफ। और ऐसे रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ y coordinates of entire ग्राफ। अब बताओ मुझे इसमें डोमेन क्या है। अब ग्राफ देख के चलो बता दो। तो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहा देगा, पॉइंट का सबसे कम एक्स कोऑर्डिनेट इसी का होगा और सबसे ज्यादा एक्स कोऑर्डिनेट इसका होगा। तो कहाँ से कहा देगा, -1 से 1। कंप्लीट वैल्यूज हैं, एक भी मिसिंग नहीं है, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ है आपका, ऐसा हो जाएगा। अब रेंज बताओ, तो सेट ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, सबसे कम y कोऑर्डिनेट क्या है, 1 सबसे कम y कोऑर्डिनेट है। और इधर लगातार कंटिन्यूस बढ़ रहा है, कोई भी मिसिंग नहीं है, और लगातार अप टू कहाँ तक बढ़ रहा है, 2 तक बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है ना। आप इधर देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे 1 मिला, इधर 5/4 मिला था, यहाँ पे इधर भी तो 5/4 मिला था, लेकिन 5/4 तो एक ही बार रखना है ना, कोई भी एलिमेंट एक ही बार लेना है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे आप, 1 भी मिल रहा है और लगातार कहाँ तक मिल रहा है, 2 तक मिल रहा है। तो ये रेंज हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? समझ गए? तो इस तरह से आपको डोमेन रेंज समझ में आ गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड डोमेन following function f of x is equal to 1/x, f of x is equal to √x, f of x is equal to log of 2 - x। अब इसका हम लोग डोमेन की बात करेंगे। तो एक बार सोचिए, अब यहां पे देखेंगे कि यहां पे इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट गिवन नहीं है, है ना। यहां पे A to B लिखा हुआ नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? तो यही पे हमने टाइप 2 बताया था आपको कि अगर आपको डोमेन कोडोमेन कुछ मेंशन ना हो, केवल एक्सप्रेशन मेंशन है, तो इस केस में डोमेन का मतलब कैसा। तो अब इसको अब एक बार देख सकते हो।
तो डोमेन का मतलब कंप्लीट सेट ऑफ दोज रियल नंबर्स एट विच फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स इज रियल नंबर, और कोडोमेन हम लोग आर मान लेंगे। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना, एक्सेप्ट इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, आपको वहां बता दिया जाएगा। वहां पे आपको ऐसा नहीं करना है कि कोडोमेन अब आर मान लोगे, ठीक है। तो इस केस में देखो ध्यान से, यही मेरा टाइप 2 है, क्योंकि फंक्शन का एक्सप्रेशन इज गिवन, ओनली डेफिनेशन इज गिवन, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब ये फंक्शन लेते हैं एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल 1/x, ठीक है। अब बताओ, अब नंबर लाइन देखो, अब बताओ इसमें x का क्या वैल्यू पुट करने पे रियल मिलेगा। रियल नंबर है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बस अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, मतलब या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो अब बताइए जीरो वैल्यू पुट करने क्या मिलेगा, तो जीरो वैल्यू पुट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन हाँ, जीरो के अलावा वन पुट कर, तो वन पे f1 इज 1/1 रियल नंबर है, f-1 इज 1/-1 -1 रियल नंबर है। लेकिन जीरो पे क्या होगा, 1/0 अनडिफाइंड, इसका मतलब जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, अनडिफाइंड हो रही है, रियल नंबर नहीं हो रही है। इसीलिए आपका डोमेन क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, वैल्यू आपको मिलेगा। इधर से भी जीरो से आगे भी कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको इसकी वैल्यू रियल मिलेगा, लेकिन जीरो पे रियल नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ऑल रियल नंबर में से आप जीरो को बस एक माइनस कर दो कर्ली ब्रैकेट के थ्रू से, क्योंकि इसमें आपको केवल जीरो ही माइनस करना है, केवल एक ही एलिमेंट होगा, जीरो माइनस होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दे दिया रूट एक्स। अब बताइए, अब नंबर लाइन देखो, अब मुझे बताओ कि इसका वैल्यू रियल कब होगा। अच्छा, जीरो पे वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, जीरो रियल नंबर है। अब जीरो से ग्रेटर कुछ वैल्यू वन पुट कर दो, f1 इज रूट वन रियल नंबर है। तो जीरो से आगे जितना भी वैल्यू पुट करोगे आपको रियल नंबर मिलेगा। अब -1 पुट करके देख लो, रूट ऑफ -1 इज नॉट ए रियल नंबर, दिस आयोटा इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब है कि ये -1 नहीं पुट कर सकते, -2 नहीं पुट कर सकते, -3 नहीं पुट कर सकते, इसमें रियल आउटपुट नहीं मिल रहा है। समझ में आ गया, यानी वो रियल इनपुट जिसपे फंक्शन की वैल्यू आउटपुट रियल आ जाए, दैट इज द डोमेन। तो इसलिए आपका डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यूज जहां पे रियल मिलेगा वैल्यू, वो 0 से इन्फिनिटी, ये डोमेन हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये आपका डोमेन हो जाएगा। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल f of x is equal to log of 2 minus x। अब मुझे बताओ कि log फंक्शन डिफाइन कब होता है, उसकी वैल्यू रियल कब आती है, जब आपका इनपुट log के अंदर जो है एक्सप्रेशन वो कितना है, 2 माइनस एक्स। log के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो 2 माइनस एक्स है। ये 2 माइनस एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, जीरो भी नहीं चलेगा, क्योंकि log जीरो भी अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x लेस देन 2, तो x का मतलब 2 से कम, तो क्या बोलेंगे 2 से कम, तो मतलब डोमेन क्या हो गया फिर आपका, x की वैल्यू 2 से कम, तो कहां तक, -∞ से 2, -∞ से 2, इस तरह से डोमेन हो गया। कोई डाउट है, क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब मैंने एग्जाम्पल दिया f(x) इज इक्वल टू 1/4x माइनस x³ का रूट। अब इसका बताओ डोमेन, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे। तो अब देखें, तो एक तो सबसे पहले रूट के अंदर एक्सप्रेशन है, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। अच्छा, रूट के अंदर तो जीरो भी होने पे कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन 1/, है, तो अगर इफ दिस इज 0